नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास वर्ग सेट 3 मॉडल प्रश्न नंबर और वर्ग 12 के लिए लेके आऊँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे डिस्कशन के साथ सेट नंबर 1 और 2 पूरे जारी किया था। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, हड़प्पा की खोज किसने किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। अब कब किया था तो ये भी मैं बताता हूँ, 1921 में किया था। अगर क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे अवस्थित है। अगर बोले हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता किसने दिया था और किस आधार पर दिया गया, तो हड़प्पा सभ्यता का जो नाम दिया है कार्बन 14 के आधार पर दिया गया। अर्थात इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जिसे कार्बन 14 के आधार पर नाम दिया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे। तो दोस्तों तौलने के रूप में वहाँ सिंधुवासी जो होते हैं ना, वह 16 अंक का गुणक का प्रयोग करते थे। इसका राइट आंसर होगा 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं, हम लोग कांस्य युग भी सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है ना दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है। अब मैं एक ऑप्शन से भी कुछ खेल रहा हूँ, सिंधु के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। अगर मोहनजोदड़ो की बात किया था तो सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों। चलिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की आप लोग बता सकते हैं। राखलदास बनर्जी ने की या फिर आर डी बनर्जी आप लोग लिख सकते हैं। कब किया था, 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल जो स्नानागार अर्थात स्नान करने का जो प्लेस है वो आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। आप लोग इससे माइंड में याद कर लीजिए, मोहनजोदड़ो में मिला है। अब मोहनजोदड़ो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मृतकों का टीला, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे विशाल नगर उसका नाम है मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किसके द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है। तो इससे पहले मैं इसका आंसर क्या बताऊं आप लोगों को, मैं पूरे बताता हूँ क्योंकि एक में 4 आप लोग को मिले। देखिए NEWS आप लोग को ये ट्रिक आप लोगों को मैं पहले वीडियो में बताया था। देखिए आप लोग ये डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए सिंधु घाटी में सबसे पहले नॉर्थ में मांडा आते हैं, याद रखिए नॉर्थ में अर्थात मांडा आएंगे दोस्तों। साउथ में आते हैं दैमाबाद, साउथ में आते हैं दोस्तों दैमाबाद, इससे मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है। पूर्व में जो आते हैं वो आलमगीर आते हैं यानी ईस्ट में, और वेस्ट में जो आते हैं ना सुत कांगड़ेव आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिख रहा है उत्तर में। तो उत्तर में कौन सा आता है, मांडा। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसे याद कर लीजिए। साउथ की बात करता तो दैमाबाद, और अगर पूर्व की बात किया था तो आलमगीर, और पश्चिम की बात करता सुतकांगडेव। चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अब शहद का सूत्र आप लोग बता सकते हैं, C12H22O11, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा, हड़प्पा नाई लोग यानी हड़प्पा नाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा नाई लोग जो नीला लाजवर्द मणि व सोरतुघाई से प्राप्त करते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना जो है ना कच्चा माल वह दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। नेक्स्ट, 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी। तो सर्वप्रथम जो सफलता प्राप्त हुआ था ब्राह्मी लिपि का वह जेम्स प्रिंसेप का हुआ था। अब मैं ब्राह्मी लिपि से बारे में बता देता हूँ। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है। लिपि किसे कहते हैं, जिस जो लिखने की जो कला होती है, अर्थात किसी भी विषय को जिस
अक्षर में लिखा था उसे बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि को हमेशा बायां से दायां लिखा जाता है, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, ये हमेशा बायां से दायां लिखा जाता है। एक होता है खरोष्टी लिपि, तो खरोष्टी जो होता है ना दोस्तों, वह दायां से बायां लिखा जाता है, खरोष्टी आपका दायां से बायां लिखाता है। और वैसे हिंदी का अगर लिपि बात किया जाए तो हिंदी का जो लिपि होता है उसे बोलते हैं देवनागरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? देवनागरी। अब देखिए इसका तो राइट आंसर बी है, ए है देवनागरी। बोले हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अर्थात देखिए जो हम लोग हिंदी लिखते हैं, चाहे ये देवनागरी भी लिख रहे हैं ना, तो इसे हम लोग हिंदी जैसे ये लिखे देवनागरी, तो इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। और इंग्लिश की जो लिपि होती है वो उसे बोलते हैं रोमन, इसे भी आप लोग माइंड में याद कर सकते हैं। तो इंग्लिश का होता है लिपि रोमन और हिंदी का होता है देवनागरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रयोग जो हुआ दोस्तों, ब्राह्मी लिपि का हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा मौर्य काल में हुआ है। नेक्स्ट, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो सबसे पहले अशोक का 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का चर्चा किया गया। ठीक है दोस्तों। अब कलिंग अर्थात अशोक के द्वारा कुल 14 शिलालेख लिखे गए। ठीक है, और जिसमें 7वां सबसे बड़ी थी, और 13वां शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में चर्चा किया गया। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है दोस्तों, वह खारवेल से संबंधित है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इस ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। अगला, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर जो है दोस्तों वह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर जो थी ना, वह गुप्त वंश की अर्थात जो गुप्त वंश की दूसरी राजधानी थी, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। और गुप्त वंश की पहली राजधानी जो थी वह उज्जैन थी, वह चंद्रगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ना, उदयन ने किया था। अब बताएंगे आप लोग उदयन किसका बेटा था? तो आप लोग को मैं एक ट्रिक बताया था, बाऊ, BAU। सबसे पहले 20 हो गया था बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ था? उदयन। तो उदयन ने आपका स्थापना किया था पाटलिपुत्र का, जो कि पट्टा की पुरानी राजधानी थी, अर्थात बिहार की पुरानी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अगर क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र का राजधानी किसने बनवाया था, तो उदयन आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और वह किसका बेटा था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। और ये हर्यक वंश का था, इसे बोलते हैं पितृहंसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिका के रचयिता कौन है? तो देखिए इंडिका जो पुस्तक जो लिखा गया उसकी रचयिता मेघास्थली। आप लोग इसे हमेशा याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है विष्णु शर्मा किसका लेखक है? तो सबसे महान तंत्र अर्थात पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। और विशाख दत्त और विष्णुगुप्त किसका? आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस चीज को लिखा है। नेक्स्ट, चाणक्य के द्वारा। ठीक है ना, कौटिल्य अर्थशास्त्र इसको इसीलिए द्वारा लिखा। अगला, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो सारनाथ का जो स्तंभ है दोस्तों, किसने बना? आप लोग बता सकते हैं। यस, हाँ, अशोक मौर्य ने बनाया था। सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया? अशोक मौर्य ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा? 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट, देखिए यहाँ पे अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ का वध किसने किया था? तो बृहद्रथ का जो वध जो है ना, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये भी याद कर लीजिए, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आई हम तो मैं बोलता हूँ ये सब आसान से मानना चाहिए था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अब मैं ये बता देता हूँ लुम्बिनी कहाँ पर था, आप लोग बता सकते हैं? नेपाल में। अब देखिए इसका जो जन्म हुआ था ना, नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। इसके बारे में पूरा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। अब मैं यहाँ से एक ऑपरेशन कर देता हूँ। देखिए सबके मृत्यु ये याद कर सकते हैं, बादशाह, BHAJS। देखिए एक ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले इसका तो राइट आंसर क्या हो गया? 1707। देखिए एक ट्रिक मैं लिखता हूँ, बादशाह, BHAJS। देखिए यहाँ से कितना मैं ट्रिक बनाऊंगा, बादशाह। एक और इसमें बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, KDSLLA। देखिए KDSLAA। देखिए अब मैं यहाँ जिससे जो बता रहा हूँ दोस्तों, हमेशा के लिए आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। 20 हो गया दोस्तों। देखिए मुगल वंश का संस्थापक होते थे बाबर। तो बाबर का जो यानी कि बाबर का जो यानी क्या बोलते हैं उसे, हाँ, बाबर का कहाँ पे? ये काबुल में है।
हुमायूं, हुमायूं का कहाँ पर है? दिल्ली में है। ए से औरंगजेब, औरंगजेब का सिकंदरा। जे से जहांगीर, जहांगीर का कहाँ पे है? लाहौर। ऐसे शाहजहां, शाहजहां का कहाँ पर है? आगरा। और फिर ए से आता औरंगजेब, तो औरंगजेब से ए से आलमगीर है। यानी कि ये आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि बाबर का कब्रगाह कहाँ पे है, तो बाबर के लिए कहाँ पे? काबुल है, ठीक है। और हुमायूं का कहाँ पे है? दिल्ली। औरंगजेब का ऐसे क्या हो गया आप लोग बताए? सिकंदरा। जैसे जहांगीर का लाहौर। ऐसे फिर हो गया शाहजहां, शाहजहां का आगरा। ऐसे औरंगजेब, तो औरंगजेब का क्या? आलमगीर। अब देखिए मौर्य वंश, सॉरी, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक तो थे बाबर, लेकिन वास्तविक संस्थापक बात करें तो अकबर को कहते हैं। अकबर को वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, ठीक है। इसे हमेशा के लिए आप लोग याद रखिएगा। बादशाह KDS LLA, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, वैसे टर्म भी मैं आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस हो सकती है। बाबर को जो था वो 1526 से कितना था आप लोग बता सकते हैं? 1526 से कितना था दोस्तों? 30 तक। हुमायूं का दोस्तों 30 से लेके 56 था। अब फिर देखिए क्या अकबर, अकबर का दोस्तों 56 से लेके 1605 तक था, ठीक है। अब उसके बाद था जहांगीर, जहांगीर का था 1605 से लेके 1627 तक था, ठीक है। अब आता शाहजहां, तो 1627 से लेके कहाँ तक था आप लोग बता सकते हैं? शाहजहां का कब तक था? और लास्ट टाइम जो औरंगजेब था, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुआ था। इसे हमेशा के लिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा? दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है वह श्रीलंका देश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, श्रीलंका से क्वेश्चन में जोड़ देता हूं। देखिए, अशोक के दो पुत्र, अर्थात एक के पुत्र, पुत्र का क्या नाम था? महिंद्रा, महिंद्रा। अब पुत्र की पुत्री का नाम था संघमित्रा। ये दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वह श्रीलंका भेजे थे। अर्थात बोलेगा ना, अशोक ने किन्हें अपने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे? तो पुत्र थे महिंद्रा, और पुत्री में संघमित्रा को। और झारखंड भेजे थे रक्षित को, ठीक है। और क्या, और उन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं है दोस्तों वह सुत्त पिटक में संकलित है। अगला, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पे मैंने तो अभी बताया था 1605 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए वह श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। अगर प्रथम बात करते तो क्या होता दोस्तों? सारनाथ। अब बोध गया में से ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। देखिए जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। नेक्स्ट, अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? अवध, तो आप लोग अवध तो बता सकते हैं, अवध सूबा। तो देखिए अवध कहाँ पे आता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में आता है अवध। नेक्स्ट, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्कों को दिनार कहते हैं, ठीक है। अकबर के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या बोलते हैं? दिनार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा है दोस्तों? आईने अकबरी में किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया? तो आईने अकबरी में किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा मंजिले आबादी। मंजिले आबादी में दोस्तों मनसबदारी का प्रयोग किया गया है, मंजिले आबादी में का, ठीक है। इसे हमेशा के लिए आप लोग याद, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्षमा मांगते हैं आप लोग से। इसका राइट आंसर होगा मूल के आबादी, मूल के आबादी में। नेक्स्ट, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो देखिए विजयनगर के बारे में आप लोगों को बताया था, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों बहमनी राज्य का। किससे था? बहमनी राज्य से था, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो देवराय प्रथम ने किया था। ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन तो नहीं, लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा ना, मुस्लिमों, देखिए विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो इसका ऑप्शन तो नहीं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा देवराय प्रथम ने किया था। तो ऑप्शन नहीं, लेकिन इसका देवराय प्रथम होगा। यहाँ पे शायद ये मिस्टेक है, यानी देवराय प्रथम होगा, ठीक है दोस्तों, याद कीजिएगा। विजय की शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है? तो विजय की जो शहर जो है ना वह विजयनगर साम्राज्य को कहते हैं, ठीक है। अब विजयनगर शहर की स्थापना किसने किया था? आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हरिहर और बुक दो भाइयों ने। अब क्या लिख रहा है दोस्तों? विजयनगर की मातृ देवी किसे कहते हैं?
तो विजयनगर की मातृ देवी किससे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग याद रखिए, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। और उसकी शहर के साम्राज्य को क्या कहते हैं? विजयनगर। और विजयनगर की मातृ देवी किससे कहते हैं? पंपा देवी को। क्या किसे कहते हैं दोस्तों? पंपा देवी को। इसे हमेशा के लिए आप लोग याद रखिएगा, पंपा देवी को। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ना, तंजावुर में स्थित है। हमेशा ही याद रखिएगा इसे, तंजावुर में स्थित है। अकबर का शासनकाल कब से कब रहा? मैंने तो बताया ही था, बादशाह केडीए सैलेल में 1556 से 1605 तक रहा था। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अकबर का था, तो अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो अकबर का शासनकाल था आपका 1556 से 1605 था। अब देखिए मैं ठीक बताया था, फिर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन जरा सा भी आप लोग को ना। बादशाह, देखिए तो देखिए ए से अकबर का हो गया आपका, ये हो गया ना दोस्तों। फिर जे से जहांगीर का, यानी जहांगीर का बोलता था 1605 से 1627। अब शाहजहां का बोलता ना तो 1628 से लेके 1658। और लास्ट में औरंगजेब का 1658 से लेके 1707 तक था। ठीक है, और मैं दो और इंक्लूड कर देता हूँ। इससे पहले बताया था बादशाह यानी बाबर का बोलता ना तो 1526 से लेके 1530 तक। और अगर दोस्तों हुमायूं का बात करता ना तो 1530 से लेके 1556 तक था। बाकी अकबर का आप लोगों को पता चल गया। चलिए नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो देखिए तीर्थ यात्रा कर को सबसे पहले समाप्त जो पूरा किया था ना वह अकबर ने किया था। अब देखिए अकबर को मुगल संस्थापक का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, यानी मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर बोलेगा ना तो अकबर को कहते हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क भी किए थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? तो मुगल दरवाजा का निर्माण जो ना अकबर ने ही किया था, अकबर ने किया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कब किया था, बता सकते हैं। 1575 गुजरात के विजय युद्ध के बाद किया था। नेक्स्ट, चांदनी चौक का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? तो देखिए काफी क्वेश्चन, अच्छा अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चांदनी चौक कहाँ पर है तो आप लोग तो बता सकते हैं कि दिल्ली में है। लेकिन इसका जो डिजाइन जो तैयार किया गया ना वह जहां आरा के द्वारा किया था, जहां आरा के द्वारा, जहां आरा के द्वारा, जहां आरा के द्वारा। ठीक है, अब बताइए गुलबदन बेगम कौन थे? तो गुलबदन बेगम कौन था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिन्होंने आपका ये हुमायूं का जो क्या बोलते हैं आत्मकथा लिखा था उसके बारे में, उसकी बहन। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो विश्व का जो प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था ना वह किस महाजनपद में मिलती है? तो लिच्छवी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी, लिच्छवी। नेक्स्ट, बुद्ध का मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों गंधार कला में। गंधार कला में सबसे पहले बुद्ध का मानवाकार मूर्ति बनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो में मैंने केवल आंसर बताया, अब मैं चाहता हूँ एक वीडियो और बनाऊँ, उसमें पूरे ऑपरेशन करूँगा, जितने ऑप्शन दिया है ना उसके ऑपरेशन करूँगा, ताकि आप लोग अगर आधा घंटा पूरा देख कर अगर सुन लेते हैं वीडियो ना तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस MCQ मिल जाएगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में फिर से बना दूंगा, तो आप लोग मस्ट बी वॉच नाउ। तो चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ शेयर ऑन योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।